मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। कारक के लक्षण पर विचार करते करते क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम कारकत्वम यहाँ तक पहुँचे हैं और इस लक्षण का तात्पर्य क्रिया कारणम कारकम यह ही होता है। यह पूर्व पाठ में बताया गया था। अब यह क्रिया की जो कारणता है यह 6 तत्वों में मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। किंतु संबंध में यह कारणता नहीं मानी गई, अर्थात संबंध को कारण नहीं माना गया। यहाँ प्रश्न यह होगा कि संबंध को कारण क्यों नहीं माना जाता? संबंध भी कारण बने और संबंध भी कारक बने, उसमें क्या समस्या है? तो समाधान यह है कि कारण का जो लक्षण है वह कारण का लक्षण संबंध में घटित नहीं हो पाता है, इसीलिए संबंध कारक नहीं बन पाता है। अब कारण का क्या लक्षण है तो इसका संक्षिप्त परिचय पहले भी दिया गया था। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम अथवा कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, यह कार्य का लक्षण है, कारण का लक्षण है। अब इस लक्षण का तात्पर्य क्या हुआ? इस लक्षण का तात्पर्य यह होता है कि जिसकी स्थिति कार्य से पहले निश्चित रूप से रहती है वह उस कार्य का कारण माना जाता है। यह इस लक्षण का सरल अर्थ हुआ। किंतु इस लक्षण में कुछ विशेष बात है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि इस लक्षण में नियत पद दिया गया। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, नियत पद का निवेश किया गया है, नियत पद दिया गया है। प्रश्न होता है ये नियत पद देने की क्या आवश्यकता है? कार्य पूर्ववृत्ति कारणम इतना ही रखा जाए, कार्य से पहले जिसकी स्थिति है वह कारण है, तो नियत पद देने की क्या आवश्यकता है लक्षण में? तो उसका समाधान दिया गया कि मान लीजिए कहीं पर घड़ा बनाना रूपी कार्य चल रहा है और कुम्हार घड़ा बना रहा है। घड़ा बनाते समय रासभ, जिसको हिंदी में गधा कहा जाता है, वो भी आकर के कुम्हार के समीप में बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में यदि लक्षण में नियत पद नहीं दिया जाएगा तो पूर्ववृत्तिता तो रासभ में भी चली जाएगी, गधे में भी चली जाएगी, क्योंकि वह भी घड़ा बनाना रूपी कार्य से पहले स्थित है, आके बैठ गया है। तो फिर वह गधा भी घट रूपी कार्य का कारण माना जाने लगेगा। तो वो गधा घट रूपी कार्य का कारण न बने, इसके लिए नियत पद दिया जाता है। नियत पद का एक विशेष अर्थ है। क्या विशेष अर्थ है? नियत पद का यह विशेष अर्थ है कि नियत शब्द का अर्थ होता है व्यापक। नियत में नी उपसर्ग है, यम धातु है, और नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु का व्यापकत्व अर्थ माना गया है, अर्थात व्यापक अर्थ होता है। नियत का मतलब हो गया व्यापक। इस प्रकार से नियत पूर्ववृत्ति का मतलब हो जाता है कि जिसकी पूर्ववृत्तिता, जिसकी पूर्व में स्थिति व्यापक रूप से हो। व्यापक रूप से अर्थात जहाँ जहाँ घड़ा बनाना रूपी क्रिया चल रही है, जहाँ जहाँ घड़े का निष्पादन हो रहा है, घड़ा बनाया जा रहा है, वहाँ वहाँ अगर रासभ की, गधे की स्थिति होगी तो फिर वह नियत पूर्ववृत्ति माना जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मान लिया एक जगह घड़ा बनाया जा रहा है, वहाँ गधा आके बैठ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह जहाँ घड़ा बनाया जा रहा है वहाँ भी गधा आके बैठ ही जाएगा, या तीसरी जगह जहाँ घड़ा बनाया जा रहा है वहाँ भी गधा आके बैठ ही जाएगा। तो गधे की पूर्ववृत्तिता एक जगह है, वह व्यापिका नहीं है। सब जगह गधा आके बैठ ही जाए ये जरूरी नहीं है, संयोग बस एक जगह आके बैठ गया। तो गधे की जो
पूर्व में स्थिति है वो व्यापक नहीं है, मतलब सब जगह नहीं है, एक ही जगह है। इसीलिए नियत पद देने से ये हो जाता है कि जो कार्य से पहले व्यापक रूप से रहेगा, मतलब जहाँ जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ वहाँ वो रहेगा, तभी वो उसका कारण बन सकता है। और गधे में ऐसी स्थिति नहीं है, वो व्यापक नहीं है, वो तो एक जगह आकर के बैठा है, दूसरी जगह नहीं भी हो सकता है। इसीलिए गधा कारण न बने घट रूपी कार्य का, इसीलिए नियत पद दिया जाता है। तो नियत पद देने से क्या होता है, तो कार्य से पहले जिसकी स्थिति व्यापक रूप से रहेगी वही कारण माना जाएगा। तो ऐसा गधा नहीं है, इसलिए गधा कारण घट रूपी कार्य का नहीं माना जाता। तो नियत पद देने का फल क्या हुआ, जो गधा है वह कारण नहीं बन पाया, गधे में कारणत्व का निराश हो गया, ये नियत पद का फल हो गया। फिर इतना नियत पद देने से भी दोष बना रहता है। क्या दोष बना रहता है, तो मान लिया यहाँ घड़ा बनाया जा रहा है, घड़ा बनाएंगे तो घड़े से पहले निश्चित है कि दंड भी रहेगा, जिस दंड से उस चाक को घुमाया जाता है। तो वह जो चाक है जिसको दंड से घुमाया जा रहा है, वह दंड उस घड़ा बनाना रूपी कार्य से पहले निश्चित रूप से उपस्थित है, ये निश्चित हुआ। लेकिन उस दंड के अंदर, दंड में उस दंड का रूप भी बैठा है, क्योंकि दंड बिना रूप का तो होगा नहीं, दंड का कोई ना कोई रूप होगा, बिना रूप वाला दंड तो नहीं मिल सकता, निरूप दंड तो नहीं हो सकता। ऐसे ही उस दंड के अंदर दंडत्व भी बैठा है, जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व रहता है, ऐसे ही दंड के अंदर दंडत्व भी है। तो अब जहाँ जहाँ घड़ा बनाना रूपी कार्य चल रहा है वहाँ वहाँ दंड है, और दंड के का रूप भी है, दंड के अंदर बैठा हुआ धर्म दंडत्व भी है, और इसके अलावा अन्य तत्व भी वहाँ पर विद्यमान रहते हैं, और वो व्यापक भी हैं। दंड का रूप भी व्यापक है, दंडत्व भी व्यापक है। तो व्यापक उपस्थिति तो दंडत्व की भी हो गई, दंड रूप की भी हो गई, अन्यों की भी होती है, और नियत पूर्ववर्तीता भी इनमें बैठी है। तो ये घट रूपी कार्य के प्रति दंड रूप भी कारण बन सकता है, दंडत्व भी कारण बन सकता है। और अभिष्ट ये होता है कि घट रूपी कार्य के प्रति केवल दंड ही कारण बने, दंड रूप कारण न बने, दंडत्व कारण न बने। तो दंड रूप और दंडत्व को कारण से की कोटि से बाहर करना है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए अन्यथा सिद्धि पद का निवेश किया जाता है लक्षण में। अन्यथा सिद्धि पद का क्या तात्पर्य हुआ, अन्यथा सिद्धि पद का ये तात्पर्य होता है कि कोई भी कार्य जो संपादित किया जा रहा है उस कार्य के प्रति जिसकी कारणता अवश्य रूप से स्वीकृत है वो तो उसका कारण माना जाए, और उससे भिन्न जो भी है वो सब उसके कारण, उस कार्य के कारण न माने जाएं। जैसे घड़ा बनाना रूपी कार्य है तो उस कार्य की निष्पत्ति बिना दंड के नहीं हो सकती, दंड की उपस्थिति वहाँ पर अवश्य रूप से स्वीकृत है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो घड़ा बनेगा ही नहीं। लेकिन जो दंड रूप है, दंडत्व है, वह उसकी उपस्थिति उसको कारण बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल दंड से ही जब कार्य सिद्ध हो जा रहा है तो फिर दंडत्व और दंड रूप को कारण बनाने का क्या औचित्य है, कोई औचित्य नहीं है, अधिक कारण बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिस के रहने से कार्य की सिद्धि हो जाती है उतना ही कारण माना जाए, उससे भिन्न, उससे अतिरिक्त को कारण न माना जाए। इसके लिए अन्यथा सिद्धि पद दे दिया जाता है लक्षण में। तो इस प्रकार से लक्षण बन जाता है अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, यह कारण का लक्षण बन गया। लेकिन फिर यहाँ पर प्रश्न ये हो जाता है कि जब अन्यथा सिद्धि पद को दे दिया गया तो फिर अब नियत पद देने की क्या आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि अन्यथा सिद्धि का मतलब क्या हुआ कि जिस की कारणता अवश्य रूप से स्वीकृत है वही कारण माना जाए, उससे भिन्न कारण न माना जाए। तो अन्यथा सिद्धि से ही जो गधा है उसकी कारणता भी समाप्त हो जाएगी, जो दंड का रूप है उसकी भी कारणता समाप्त हो जाएगी, दंडत्व की भी कारणता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गधा, दंड रूप, दंडत्व इनको कारण मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनको कारण न भी मानो तो भी दंड को कारण मानने मात्र से ही घट रूपी कार्य की निष्पत्ति हो जा रही है। तो जब अन्यथा सिद्धि पद से ही रासव का भी वारण हो सकता है कारण की कोटि से, तो नियत पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो तर्क संग्रह की टीका है, टीकाओं में कई जगह ये लिखा हुआ है कि नियत पद अनर्थक है, नियत पद देने की आवश्यकता नहीं है।
पदकृत इत्यादि टीकाओं में नियत पद को व्यर्थ बताया गया है, किंतु ऊपर की जो अन्य टीकाएं हैं उनमें नियत पद की सार्थकता दिखाई गई है। तो प्रारंभिक रूप से कहा जा सकता है कि नियत पद देने की आवश्यकता नहीं है। तो जब नियत पद नहीं दिया जाएगा तो फिर लक्षण क्या बनेगा? तो अन्यथा सिद्ध पूर्ववृत्ति कारणम, अन्यथा सिद्ध हो और कार्य से पूर्व में रहने वाला हो, ऐसा जो होगा वह कारण होगा। तो यह कारण का लक्षण बन गया अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। अन्यथा सिद्धि से शून्य हो और कार्य से पहले रहने वाला हो उसको कारण कहेंगे। तो ऐसी स्थिति जब कारण की बन गई, कारण का यह लक्षण बन गया, तो इस कारण के यह कारण का लक्षण अब संबंध में नहीं जा पाएगा। जैसे ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है, अब यहाँ पर क्रिया क्या है? पूछना रूपी क्रिया है। अब उस पूछना रूपी क्रिया की सिद्धि जब पुत्र की उपस्थिति से हो सकती है, तो उस पूछना रूपी क्रिया का कारण पुत्र को ही माना जाए और पुत्र का जो पिता है उसको कारण मानने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि पुत्र से ही पूछना रूपी क्रिया की सिद्धि हो जा रही है। जब पूछना रूपी क्रिया की सिद्धि पुत्र से ही हो जा रही है, पुत्र को हमने रास्ता पूछा, पुत्र ने बता दिया, तो अब पूछना रूपी क्रिया पुत्र से ही सिद्ध हो गई। तो पुत्र के पिता को ब्राह्मण इत्यादि, उसके जो पिता ब्राह्मण इत्यादि हैं उनको कारण मानने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए अवश्य क्लृप्त नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभवे तद भिन्नम अन्यथा सिद्धम। इस प्रकार से अन्यथा सिद्ध का लक्षण जब किया गया तो जो अवश्य पूछना रूपी क्रिया से पहले अवश्य रूप से जिसकी उपस्थिति होनी चाहिए वो कौन है? पुत्र है। तो उससे भिन्न जो ब्राह्मण हो जाएगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। जब ब्राह्मण अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तो अन्यथा सिद्ध होने से वह कारण नहीं माना जाएगा। पृच्छिक क्रिया के प्रति, पूछना रूपी क्रिया के प्रति ब्राह्मण जब कारण नहीं माना गया तो उसमें कारण का लक्षण नहीं गया, वह कारण नहीं बना। तो कारण नहीं बना तो वह कारक भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया का जो कारण है उसी को कारक कहेंगे। तो इस प्रकार से पुत्र के द्वारा ब्राह्मण जो हो जाता है वो अन्यथा सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण का रहना वहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, ब्राह्मण है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, पुत्र के द्वारा वहाँ पर पूछना रूपी क्रिया संपादित हो जाती है, इसलिए ब्राह्मण अन्यथा सिद्ध की कोटि में चले जाता है। जैसे दंड रूप, दंडत्व, रासव इत्यादि अन्यथा सिद्ध हो गए, ऐसे ब्राह्मण भी अन्यथा सिद्ध हो गया, इसलिए वो कारण नहीं बन पाया, इसलिए वो कारक नहीं बन पाया। अब अन्यथा सिद्ध का यद्यपि लक्षण कर दिया गया है अवश्य क्लृप्त पूर्ववर्ती भी कार्य संभवे तद्भिन्नम अन्यथा सिद्धम, किंतु इस लक्षण में भी अन्यथा सिद्ध को लेकर के भी कुछ विशेष चर्चा है, जिस चर्चा को अग्रिम पाठ में किया जाएगा।